यस फ्रेंड्स, हम लोग अब पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन वाला पोर्शन, आर्टिकल नंबर 10.6.2 सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन में रिलेशन से आते हैं। बेसिकली सरफेस टेंशन के नाम पे हमने बताया था कि जो फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड कॉलम है उसके मॉलिक्यूल्स में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और उसकी एनर्जी है तो शायद फोर्स भी कुछ रिलेटेड होगा। बस वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट बिहेवियर जो है दैट रिजल्ट्स इन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो लिक्विड और एयर की अगर बात करें तो वो जो बाउंड्री है, बाउंड्री के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो एक्सेस एनर्जी है, एंड टू बी मोर प्रिसाइज एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी है, उस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो आप हेडिंग दे सकते हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ये थोड़ी शायद काम की बात आ रही है। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, इन्हीं को डिफाइन करेंगे और फिर इन्हीं में हम एक रिलेशन देखेंगे। तो शायद ये थोड़ी मैथमेटिक्स होगी और इसलिए ये काम की होगी। कहता as we has discussed that an extra energy is associated with the surface of liquids, the creation of more surface keeping other things constant like requires additional energy. एक लाइन ये लिख दीजिए, creation of more surface keeping volume constant, काम की लाइन है, creation of more surface keeping volume constant requires some additional energy to be provided to the system, अगर ये पानी की ड्रॉप है, यहाँ ये एयर और यहाँ ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में हैं, अगर इसको स्प्रेड करके मैं ऐसे फैला दूं कांच के ऊपर, इसको ऐसे फैला दूं तो शायद इसका एरिया मैंने इंक्रीज कर लिया है। अगर एरिया इंक्रीज किया है ना, तो कुछ अंदर के मॉलिक्यूल्स निकल के सरफेस बना रहे हैं। यहाँ जितने मॉलिक्यूल सरफेस बना रहे थे, शायद उससे ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस बना रहे हैं, और हर वो मॉलिक्यूल जो सरफेस बना रहा है उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो ये सरफेस तभी बन पाएगी जब इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी हम देंगे, है ना। एक बार फिर लिखिए, एनर्जी रिसाइड्स इन सरफेस एरिया, नहीं लिखे सरफेस एनर्जी रिसाइड्स इन सरफेस एरिया, so if the surface area is to be increased, more molecules should be involved. More molecules should be involved in forming the surface. ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होने चाहिए सरफेस बनाने के लिए। मोर मॉलिक्यूल शुड बी इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द सरफेस। मतलब बेसिक बात यह है कि अंदर के कुछ मॉलिक्यूल जब निकल के सरफेस बनाने के काम आएंगे तो उनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए ओवरऑल हमें इस सिस्टम को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये ज्यादा वॉल्यूम लेके हम ज्यादा एरिया क्रिएट कर रहे हैं वो बात नहीं, हम उतनी ही वॉल्यूम रख के अंदर के कुछ मॉलिक्यूल्स निकाल के सरफेस में ला रहे हैं। ऐसे लिख दीजिए, मोर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड द सेम वॉल्यूम, आर being brought to the surface. More molecules from inside the same volume are being brought to the surface. उतनी वॉल्यूम में से और मॉलिक्यूल सरफेस में लाए जा रहे हैं। फॉर दिस वी विल हैव टू सप्लाई
For this we will have to supply external energy. For this we will have to supply external energy. बस अगर आप सेम वॉल्यूम का एरिया बढ़ाएंगे तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो उन मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी जो सरफेस में रहते हैं, सरफेस में निवास करते हैं। उन मॉलिक्यूलों को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सरफेस में रहने के लिए जो बाउंड्री पे रहते हैं उन्हें रहने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब आप ज्यादा मॉलिक्यूल को बाउंड्री बनाने का लिए नाम लेके आ रहे हैं अंदर से बाहर, सरफेस में ला रहे हैं। खैर देखिए इसने क्या कहा है, इस पे हमने अलग से कोई स्टार अभी दिए नहीं है पॉइंट पे। पॉइंट तो अच्छा है, कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन इसलिए पूछ सकते हैं ट्रू या फॉल्स में कि एरिया बढ़ाएंगे तो सरफेस हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ट्रू या फॉल्स? हाँ ट्रू। और बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप होगी। देखिए ये डेरिवेशन कर रहे हैं, एक फिल्म को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो कह रहा है टू अप्रिशिएट दिस कंसिडर अ हॉरिजॉन्टल लिक्विड फिल्म एंडिंग इन अ बार फ्री टू स्लाइड ओवर पैरेलल गाइड्स। ठीक है, हेडिंग क्या दूं? चलिए ऐसे अलग से पहले हेडिंग दे दीजिए, लिखिए सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म। और यहां हम ऐसा ये डायग्राम बनाते हैं। ये बार्स हैं या रेल्स हैं, ये एक फ्रेम है, ये फ्रेम ले देता हूं, ये एक मेटालिक फ्रेम है, मेटालिक फ्रेम है, और इस पे ये एक स्लाइडिंग बार है, स्लाइडिंग बार। इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया, साबुन में डुबाया और बाहर निकाल लिया, और इस पूरे सिस्टम को हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सोप फिल्म। मैंने ऐसा एक बार लिया, इसको साबुन के सॉल्यूशन में डुबाया और बाहर निकाल लिया, और इसके ऊपर एक बार स्लाइडिंग बार रख दिया, तो ये, और इसको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ऐसे वर्टिकली नहीं रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा है। ये जो सोप फिल्म है, हॉरिजॉन्टल सोप फिल्म, इसके ऊपर भी एयर है और इसके नीचे भी एयर है। यदि मैं इस फिल्म का क्रॉस, हाँ बोलिए। फिर से बता दीजिए, डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिए, विजुलाइज नहीं हुआ सर। बस ऐसे साबुन में हमने डाला, इस फ्रेम को साबुन में डाला और बाहर निकाल लिया। आप हाथ को डालते हैं ना साबुन के झाग में, और झाग या उंगली में बन जाता है, वैसे एक फ्रेम लिया, उसको डुबो दिया पानी के अंदर साबुन के सॉल्यूशन में और बाहर निकाल लिया, ये सोप फिल्म बन गया। मैं आपसे केवल ये कह रहा हूँ कि सोप फिल्म जो है, इसमें ऊपर भी एयर है और नीचे भी एयर है। तो ये तो साबुन के मॉलिक्यूल हैं, ये तो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल हैं, और ये सरफेस बना रहे हैं, ये सरफेस बना रहे हैं। अब मुझे बस ये कहना है कि जो भी फिल्म होती है, सोप फिल्म, उसमें दो सरफेसेस होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। सरफेस यानी वो जहां लिक्विड और एयर के मॉलिक्यूल्स बाउंड्री बना रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं। यहाँ भी लिक्विड और एयर के मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में हैं, यहाँ भी लिक्विड ऊपर, यहाँ ऊपर एयर के मॉलिक्यूल हैं और ये अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड और एयर का एक बाउंड्री ये भी है और लिक्विड और एयर का एक बाउंड्री ये भी है। ये मॉलिक्यूल भी हम कहेंगे अंदर के मॉलिक्यूल नहीं है, सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, और ये मॉलिक्यूल भी सरफेस के मॉलिक्यूल हैं। इन मॉलिक्यूलों में भी सरफेस एनर्जी है और इन मॉलिक्यूलों में भी सरफेस एनर्जी है। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि एक फिल्म हैज टू सरफेसेस। बस इसको आप 5 स्टार लगा के लिख दीजिए, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, 5 स्टार लगाइए और एक बात लिख दीजिए, अ फिल्म हैज टू सरफेसेस, वन एट द टॉप एंड वन एट द बॉटम। A film has two surfaces, one at the top and one at the bottom. यहाँ मॉलिक्यूल लिक्विड के जो एयर के कांटेक्ट में है वो अलग है, और यहाँ मॉलिक्यूल लिक्विड के जो एयर के कांटेक्ट में है वो अलग है, कितनी भी पतली फिल्म क्यों ना हो। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल सरफेस बना रहे हैं वो डिफरेंट है, और यहाँ जो मॉलिक्यूल सरफेस बना रहे हैं वो डिफरेंट है।
और जो मॉलिक्यूल भी सरफेस बनाएगा, जो मॉलिक्यूल भी बाउंड्री पे आएगा, उसमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। तो एनर्जी की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम कहेंगे कि यहाँ पर दो फिल्म्स हैं, दो सरफेस फिल्म में, एक सरफेस फिल्म में एक टॉप फिल्म होती है और एक बॉटम फिल्म होती है। अगर वो बोलेगा फिल्म का एरिया ए है, तो कैलकुलेशन के लिए इस चैप्टर में कैलकुलेशन के लिए आपको एरिया लेना पड़ेगा 2a, क्योंकि वह एरिया जो फिल्म बना रहा है, जिसके जो बाउंड्री बना रहा है, वो एक ऊपर भी लाया करता है और एक नीचे भी लाया करता है। A soap film has two surfaces. A soap film has two surfaces. ऐसा लिख दीजिए, if a soap film has an area A, soap film has an area A, then its surface area in this chapter, will be taken as 2a. इस चैप्टर में सरफेस एरिया को 2a लेंगे। कारण यह है कि टॉप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, टॉप लेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें भी एनर्जी का नाम सरफेस एनर्जी है, और बॉटम लेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें भी एनर्जी का नाम सरफेस एनर्जी है। अंदर के मॉलिक्यूलों में सरफेस एनर्जी नहीं होती, ये अंदर के मॉलिक्यूल हैं और ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं जो बाउंड्री बना रहे हैं, बस। तो यहाँ भी इस एरिया ए के जो मॉलिक्यूल हैं, वो उन सब की एनर्जी की सरफेस एनर्जी हो कहलाएगी, और इस एरिया ए के जो मॉलिक्यूल हैं, उन सब की भी एनर्जी सरफेस एनर्जी कहलाएगी। ये भी सरफेस एनर्जी कहलाएगी, ये भी सरफेस एनर्जी कहलाएगी। और समय आएगा तो आप सीख जाएंगे। A film has two surfaces, one at the top and one at the bottom, और दोनों में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस बना रहे हैं, और उनके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी सरफेस एनर्जी है। तो जिस एरिया में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स निवास करते हैं, जो बाउंड्री वाला एरिया है, वो एरिया 2a है। देखते हैं, तो ये ऐसी ही कुछ बात कर रहा है, कह रहा है कंसिडर अ हॉरिजॉन्टल वाली बात पे जरा ध्यान दें। हॉरिजॉन्टल लिक्विड फिल्म एंडिंग इन अ बार फ्री टू स्लाइड ओवर पैरेलल गाइड्स। ये पैरेलल गाइड्स हैं, जो पुराना डायग्राम आपने बनाया है जिसमें मैंने फ्रेम कहा था, ये गाइडिंग जैसे पटरी होती है ना, रेल भी तो गाड़ी को गाइड करती है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो ये बस ये और ये गाइड पैरेलल रेल्स हैं, पैरेलल गाइड्स हैं, ये पैरेलल गाइड्स हैं, ये और ये पैरेलल गाइडिंग रेल्स हैं ओवर पैरेलल गाइड्स। अब वो इसको स्ट्रेच करने की बात करेगा। कह रहे सपोज दैट वी मूव द बार बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d as shown, since the area of the surface increases the system now has more energy। ये बात ऐसा हम लिख देते हैं कि भाई ये एक फिल्म थी, और क्वेश्चन के रूप में, तो अभी चलिए क्वेश्चन के रूप में ही आप लिख सकते हैं, ये लेंथ l है, आप एक क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए। हॉरिजॉन्टल है, ये बार बार कहते रहिए ताकि mg का टर्म हमें लेना ना पड़े। वर्टिकल नहीं है, ऐसे नहीं पकड़ा है इसको, नहीं तो फिल्म का जो वेट है उससे फिल्म नीचे की तरफ झुक जाएगी। हॉरिजॉन्टल है तो mg वाली बात पिक्चर में नहीं आएगी। फिल्म को हम लोग d से स्ट्रेच कर रहे हैं। क्वेश्चन यही है कि द फिल्म इज स्ट्रेच्ड आउटवर्ड्स। ये एक फिल्म इन इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन ये है कि ए में a soap film is shown in equilibrium। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है भी मैं आपको और समझा दूंगा। फिर पार्ट बी में कह रहा है फोर्स F is applied as shown। ये डिस्टेंस L है, force F is applied as shown and the film is stretched by D। ये the film is stretched by D, ऐसा। ये यहां था पहले, अब ये यहां ले आया है।
फिल्म इज स्ट्रेच्ड बाय डी, ये एक्स्ट्रा फिल्म क्रिएट कर लिया हमने। ये ऐसी थी फिल्म, इसी फिल्म को धीरे से खींच के थोड़ा सा बाहर की तरफ ले गए, फिल्म इज स्ट्रेच्ड बाय डी, बस। तो व्हाट हैपेंस टू द सरफेस एनर्जी, ये क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस टू द सरफेस एनर्जी, एक फिल्म है यहाँ पर, पता नहीं इसके इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। मैंने इसे थोड़ा सा स्ट्रेच किया, इस स्लाइडिंग बार को मैं थोड़ा सा बार को यहाँ से खींच कर यहाँ ले गया, तो फिल्म अपने आप बढ़ गई। फिल्म की विड्थ, पहले फिल्म की विड्थ इतनी थी, अब फिल्म की विड्थ शायद इतनी हो गई। मैंने इसको हल्का सा बाहर स्लाइडिंग वायर को खींच दिया, ये स्लाइडिंग बार को हल्का सा खींच दिया, तब ये पूरी फिल्म बन गई। ये पूरी फिल्म, ये फिल्म बन गई। तो ये है क्वेश्चन, ये है व्हाट हैपेंस टू द सरफेस एनर्जी। तो जवाब में हमें ये मालूम है कि सरफेस एरिया इंक्रीजेस, surface area increases, surface area increases, more molecules from inside, more molecules from inside, more molecules from inside come to form the additional surface, more molecules from the surface come out to form the additional area। ऐसी थी ये, ऐसी थी ये, आपने इसे स्ट्रेच किया तो ये ऐसी बन गई, पतली हो गई। तो एरिया तो पहले इतना ही था, अब ये एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट हुआ ना, ये था। आपने जब इसे स्ट्रेच किया तो ये थिकनेस बढ़ गई, थिकनेस बढ़ गई। तो ये जो अंदर के कुछ मॉलिक्यूल अब यहाँ सरफेस बना रहे हैं, अंदर से कुछ मॉलिक्यूल निकले और अब सरफेस बना रहे हैं। तो बस सरफेस, इनकी तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, तो सरफेस एनर्जी बढ़ गई। जब आपने फिल्म की थिकनेस बढ़ाई तो एरिया बढ़ गया, और एरिया, सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया में एनर्जी का निवास होता है। सरफेस एरिया में जिस एनर्जी का निवास होता है उसे ही सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी तो बढ़ गई, यानी जरूर हमने वर्क कर किया होगा। लिख दीजिए, वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work must have been done by external agent to stretch, work must have been done by external agent to stretch the film। Against an internal force, work must have been done by external agent against an internal force, against an internal force, work must have been done by the agent against an internal force। अगली लाइन में लिख दीजिए, this internal force is called the force of surface tension, this internal force is called the force of surface tension। फोर्स को मैं फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कह रहा हूं। एक्चुअली क्या है, ये फिल्म है, ये फिल्म में इधर एक फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है। ये फोर्स सरफेस टेंशन का फोर्स है भाई। इस फोर्स के बारे में थोड़ी देर में मैं और बताता हूं, अगर एनसीईआरटी में कुछ दिया है तो। जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी होती है तो एक फोर्स भी रिलेटेड तो हो गई, और कुछ नहीं तो हम इतना तो समझ सकते हैं कि ये जो बार है, इस बार पे लिक्विड के मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल बार पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ये जो बाउंड्री के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम लोग सरफेस टेंशन का फोर्स कहते हैं। ऐसा ब्रैकेट में कुछ लिख सकते हैं, उन्होंने भी डिफाइन तो किया नहीं है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। इसको बार मत इमेजिन करिए, लिक्विड के यहाँ जो मॉलिक्यूल होंगे लास्ट वाले, उन्हीं को इमेजिन कर लीजिए बस आप। और अगर बार कांटेक्ट में आएगा तो बाद में वही फोर्स बार पे भी लगेगा,
intermolecular forces exerted by lipid molecules on the molecules forming the surface. ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे ना, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसे सरफेस टेंशन का फोर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे बहुत ज्यादा काम की नहीं है और प्रोबेबली एनसीईआरटी ने कुछ दिया भी नहीं। हम तो समझ रहे हैं कि जब भी सरफेस बनती है ना, जब भी सरफेस बनती है तो अंदर के मॉलिक्यूल सरफेस के मॉलिक्यूलों को अट्रैक्ट करते हैं, अंदर के मॉलिक्यूल सरफेस के मॉलिक्यूलों को अट्रैक्ट करते हैं, और बस इस कारण से ही यहाँ एक फोर्स की बात की जा सकती है। ये जो फोर्स है जिससे अंदर के मॉलिक्यूल सरफेस के मॉलिक्यूलों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यह फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। और एक फोर्स है तभी तो एनर्जी की बातें हो रही होंगी, एक फोर्स है तभी एनर्जी की बातें हो रही होंगी। एनीवे असली काम की बात यह है जिसपे आप सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर हाँ मैं अगली लाइन में ये 5 स्टार लगा के दिखाना चाहता हूँ कि ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन, ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन, a film always tends to contract, a film always tends to contract। ये जो फिल्म है ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगी, सिकुड़ना चाहेगी, always tends to contract। सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण ये फिल्म हमेशा सिकुड़ना चाहेगी। ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है रिड्यूसिंग एरिया। भाई सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण मॉलिक्यूलों में सरफेस एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो हर सिस्टम चाहता है अपनी मिनिमाइज करे, तो ये सिस्टम भी चाहेगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करे। तो जितना एरिया फिल्म का है वो उस एरिया को रिड्यूस करना चाहेगा, क्योंकि ज्यादा एरिया तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आर बीइंग यूज्ड टू फॉर्म द सरफेस। अंदर यहां से मॉलिक्यूल कुछ ही अंदर ले जाना चाहेगा। खैर हम ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते, हम रखना चाहते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण अ फिल्म ऑलवेज टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए यहां मैंने फोर्स की डायरेक्शन ये दिखाई, ये। अब हम इस फिल्म को हल्का सा स्ट्रेच करना चाहते हैं। आप पहले तो आप इसे क्वेश्चन के रूप में ही लिख सकते थे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, what is the direction of force of surface tension in this situation। ये सिचुएशन बना दी है हमने, ये स्लाइडिंग बार है। what is the direction of force of surface tension on the sliding bar in the situation shown। ये एक सो फिल्म है, इस फिल्म पर इस बार के द्वारा सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा। तो सरफेस टेंशन के फोर्स में मैंने एक बार बताया कि इनवर्स कॉन्ट्रैक्ट करने के डायरेक्शन में लगता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे उसमें और उसी में और लिखवानी थी, ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है ना वो टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस काम करता है। दिस फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, दिस फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस in a direction so as to reduce the surface area। ये टेंजेंशियल वाली बात भी काफी इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन के फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने की हैं कि सरफेस टेंशन का फोर्स टेंजेंशियल टू द लिक्विड फिल्म काम करता है, टेंजेंशियल टू द लिक्विड फिल्म एंड सो एज टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, रिड्यूस द सरफेस एरिया वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट और टेंजेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन ये था कि इस डायग्राम में सरफेस टेंशन के फोर्सेस को मार्क करिए और ये इसका जवाब है। सरफेस टेंशन के फोर्सेस ये इनकी डायरेक्शन है, अंदर की तरफ काम कर रहे हैं in a direction so as to reduce the surface area and tangential to the liquid surface। बस अब इस सवाल का पार्ट भी है, आगे लिखते हैं कि what force should be applied externally, to move the sliding bar
to move the sliding bar slowly towards right, to move the sliding bar slowly towards right. ये जो स्लाइडिंग बार है, यहाँ फिल्म है, अंदर यहाँ फोर्स F काम कर रहा है, तो यहाँ मैं एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाऊं, थोड़ा सा मुझे इसे टुवर्ड्स राइट की तरफ सरकाना है। इसमें हम लोग के मन से जो पहला जवाब निकल के आता है हमारे अंदर से वो ये कि भाई फोर्स F एक्सटर्नल जो होगा वो इस फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा। ये थोड़ा सा वाली चीज को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कितना ज्यादा या तो एग्जैक्टली बताओ, और नहीं तो फिर थोड़ा सा ज्यादा को हम जीरो ही मानते हैं। एक्चुअली हम हमेशा मानते हैं कि हम इस को स्लाइड कर रहे हैं while maintaining the equilibrium, ऐसा लिख दीजिए, it is always assumed that the slight movement, अगर आप slight movement की बात कर रहे हैं, slight movement is being created always maintaining the equilibrium। बस ये सवाल बोले या ना बोले हम यही मानते हैं, या तो बोले कि एक्सेलरेशन से चला आया है तो फिर मैं नेट फोर्स को ma से इक्वेट करूंगा। अगर वो बोलता है कि एक्सेलरेशन से चला आया तो मैं F एक्सटर्नल माइनस F को ma से इक्वेट करूंगा। अभी एक्सेलरेशन तो जीरो ही है, अभी एक्सेलरेशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं, बल्कि ऊपर से स्लोली बोल रहा है। ऐसे में हमेशा F एक्सटर्नल को आपको F के बराबर लेना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करे रखना है, इसे मुझे यहाँ इक्विलिब्रियम में रखना है, ये फिल्म तो चाह रही है सिकुड़ जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करें तो आपको कितना फोर्स लगाना है, तो आपको फोर्स F एक्सटर्नल F के बराबर ही लगाना है। पर अगर धीरे धीरे इसे चलाना है तो भी जो आपको फोर्स लगाना है वो इसके बराबर ही लगाना है, इक्वल एंड ऑपोजिट, मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम। जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिसिटी के चैप्टर में बात करते थे। ये ध्यान रखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना है टू कीप द बार इन इक्विलिब्रियम, तो आप बोलोगे जितना सरफेस टेंशन का फोर्स अंदर काम कर रहा है उतना ही फोर्स आप बाहर लगा दो, तो ये रॉड बार इक्विलिब्रियम में रह लेगा, इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और अगर हम इस बार के चलाने की बात करें, फिल्म को स्ट्रेच करने की बात करें, तो भी हम यही मानेंगे कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F। थियरी से आप शायद ये कहना चाहेंगे कि F एक्सटर्नल F से थोड़ा सा बड़ा है, और उस थोड़े से बड़े के लिए फिजिक्स में कोई जगह नहीं है जिसकी वैल्यू आप ना बता सकते। थोड़ा सा बड़ा एक इमोशन टाइप है जिसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप, और इन चीजों की फिजिक्स में कोई जगह नहीं है जिन्हें आप क्वांटिफाई ना कर सको। तो अब हम असली काम की बात पे आते हैं। क्वेश्चन यही है कि कैलकुलेट द वर्क डन in stretching the film by D। वही डिस्कशन है, ये फिल्म का पहले हाल है, ये F है और ये F एक्सटर्नल है, इतनी ये लेंथ L है, और बाद में से ये डिस्टेंस L प्लस D हो गया है ये, और मुझे वर्क डन कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट्स। मेरा मतलब है बाय एक्सटर्नल एजेंट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्ट्रेचिंग द फिल्म बाय D। तो वर्क डन का वही नॉर्मल फॉर्मूला, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी ये लूंगा, डिस्प्लेसमेंट ये यही हो रहा है, और इन्हीं दोनों के बीच में एंगल लूंगा। ये F एक्सटर्नल है और F एक्सटर्नल है F के बराबर। तो जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है डिस्प्लेसमेंट D के लिए वो F इंटू D है, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स नहीं है। अंदर की तरफ सरफेस टेंशन का एक फोर्स काम कर रहा है टू कॉन्ट्रैक्ट द फिल्म। अगर इक्विलिब्रियम बनाए रखना है या इसे धीरे धीरे चलाना है तो मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स, वो इंटरनल फोर्स F के बराबर लगाना पड़ेगा। तो मैंने जो वर्क किया वो F इंटू D मैंने वर्क किया, डेफिनेटली नो डाउट्स।
अबाउट इट कि हमने जो वर्क किया है इन स्ट्रेचिंग द फिल्म इज F into D. हमने जो वर्क किया है इन स्ट्रेचिंग द फिल्म इज F into D. एब्सोल्युटली नो डाउट. वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो अंदर इंटरनल फोर्स के बराबर ही होगा जो कि सरफेस टेंशन का फोर्स है. अब सवाल इस बात का है कि ये जो मैंने वर्क किया ये गया कहाँ. अक्सर जो आप वर्क करते हैं और जो आपको दिखता नहीं है कहाँ गया है वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के काम आता है. अगली लाइन में लिख सकते हैं कि दिस external work done is used up in increasing the surface energy या ब्रैकेट में पोटेंशियल एनर्जी या increasing the surface potential energy is used up in increasing the surface potential energy of the additional surface form. Surface potential energy of the additional surface form. जितनी एडिशनल सरफेस फिल्म फॉर्म हुई है जितनी एडिशनल सरफेस फॉर्म हुई है उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए काम आ रही है. जब आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है. उस पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पर सरफेस एनर्जी के नाम से पुकारते हैं. ये जो वर्क होते हैं इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट, रिस्टोरिंग फोर्सेस के अगेंस्ट जो वर्क होते हैं दे आर ऑलवेज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. तो जो एक्स्ट्रा नई फिल्म बनी है ना, इतनी फिल्म थी जो एक्स्ट्रा फिल्म बनी है ना, उसके सरफेस में ये एनर्जी का निवास हो रहा है. ये वहां जाके बस गई है, वहां रह रही है. अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन लिख दीजिए when a film of length L is increased by D, what is the area of the film? What is the area of the extra film created? What is the area of the extra film created? Area of the extra film created. ये एक्स्ट्रा फिल्म क्रिएट की है हमने. ये L है और ये D है. फिल्म की लेंथ पहले नहीं, सॉरी, ये L है. पहले भी डायग्राम में मैंने इसे L बोल दिया गलती से. वो कुछ X बोलना चाहिए या तो कुछ ना बोलें. हमें इस पुराने एरिया से मतलब ही नहीं है, हमें एडिशनल एरिया से मतलब है. तो एरिया जो है वो है L into D. इतना एरिया आपने क्रिएट किया है और इस एरिया में रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सरफेस में जो मॉलिक्यूल से रह रहे हैं उनमें ये एनर्जी चली गई है. पर बहुत इंपॉर्टेंट जो असली बात है वो केवल ये है कि जो एरिया जितना आपने ऊपर क्रिएट किया उतना एरिया आपने नीचे भी क्रिएट किया. फिल्म हैज टू सरफेसेस. तो जब आप ऊपर नए मॉलिक्यूल लाओगे जो एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो नीचे भी नए मॉलिक्यूल आएंगे जो एयर के कांटेक्ट में आएंगे. पहले मेरी फिल्म ऐसी थी, अभी मेरी फिल्म ऐसी हो गई है. ये जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऊपर आए हैं कुछ तो उतने नीचे भी तो आए हैं. तो ये इनकी एनर्जी सरफेस एनर्जी कहलाती है, इनकी एनर्जी भी सरफेस एनर्जी कहलाती है. तो फिल्म में एक रूल है कि फिल्म में हमेशा जब आप एरिया कंसीडर करेंगे ना तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, क्योंकि आपको वो एरिया लेना है जिसके मॉलिक्यूल्स सरफेस बना रहे हैं. और सरफेस सिर्फ ऊपर ही नहीं बन रही है, नीचे भी बन रही है. सिर्फ ऊपर के मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए, नीचे के मॉलिक्यूल्स को भी सरफेस बनाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए. यही आप लिख दीजिए फाइनल फैसला 5 स्टार देके कि इन अ फिल्म द इफेक्टिव एरिया इज ऑलवेज ट्वाइस. 100 फिल्म में, खासतौर से 100 फिल्म हो तो इफेक्टिव एरिया जो होता है वो हमेशा ट्वाइस होता है. द इफेक्टिव एरिया इज ऑलवेज ट्वाइस ब्रैकेट में ऑफ द बॉटम सरफेस एंड ऑफ द टॉप सरफेस. बॉटम सरफेस का भी मिलाइए और आप टॉप सरफेस का भी मिलाइए. फिर एक क्वेश्चन के रूप में आप लिख दीजिए कि सरफेस एनर्जी ऑफ द फिल्म इज S. क्वेश्चन है सरफेस एनर्जी ऑफ द फिल्म
per unit area is S. Find the excess surface energy in the additional area created by stretching the film through D. By stretching the film through D. फिल्म को जब आप डी से स्ट्रेच करेंगे, इलोंगेट करेंगे, तो जो एक्सेस, फाइंड द एक्सेस सरफेस एनर्जी, हमें एनर्जी निकालनी है, जो एक्सेस सरफेस एनर्जी है is equal to surface energy per unit area, surface energy per unit area multiplied by the total additional area created. Total additional area created. बस बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी सुंदर बात है, एग्जाम में यही काम आने वाली बातें हैं। थियरी ज्यादा है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स यहीं से बनते हैं। जो एक्स्ट्रा फिल्म क्रिएट हुई है उसकी जो सरफेस एनर्जी है उसको निकालने का तरीका ये है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को सवाल ने खुद ही ने एस का है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया एस है, और जो टोटल एरिया क्रिएटेड है वो डीएल प्लस डीएल, यानी S इंटू 2dl आप इसे कह सकते हैं। D इंटू L एरिया ऊपर क्रिएट किया है हमने, इतना था ये, इतना था, इतना एरिया और क्रिएट किया है, तो इतना एरिया D इंटू L ऊपर भी है और इतना एरिया D इंटू L पीछे भी है। ऐसा था ये, और मैंने ऐसा इतना एरिया और क्रिएट किया है, तो D इंटू L एरिया यहाँ भी क्रिएट किया और पीछे भी क्रिएट किया। मान लीजिए मैं कहता हूँ इस फिल्म को पेंट करना है, तो पेंट तो आप इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, पेंट करने के लिए जो एरिया आप काउंट करेंगे वो तो दोनों साइड का करेंगे। मैंने कहा ये है दीवार, बीचों बीच एक दीवार है, इसको पेंट करना है, तो पेंटिंग का जो रेट है वो तो आप पूरे इस एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करोगे ना, क्योंकि आपने एक ही साइड तो पेंट की नहीं है। तो फिल्म में भी दो सरफेसेस है, तो ये भी एरिया भी लोगे और ये पीछे का एरिया भी लोगे। 2 पे अलग से 5 स्टार लगा दीजिए कि दिस बी वार्निंग लिख दीजिए कि बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस 2। इस पे 5 स्टार वाली वार्निंग लगेगी कि आपको 2 देखना पड़ता है, कभी कभी ये 2 नहीं आता है और कभी कभी ये 2 आता है। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया S सवाल ने दी है, और टोटल सरफेस एनर्जी हो जाएगी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया। 2 के बारे में आप ये लिख दीजिए कि मोस्टली आंसर्स शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं, थोड़ा और क्लैरिफाई मैं बाद में कर दूंगा, आंसर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है आपको। रेयरली द आंसर इज नॉट टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर आप कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि 2 लेना है कि नहीं लेना है, तो मेरी सलाह तो यह है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एकदम सेफ बात तो नहीं है ये, बीइंग अ टीचर मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, ग्रेजुअली तो आप सीख ही जाएंगे ये सब, पर अगर फिर भी डाउट में हो कहीं पर तो पहले 2 लगा दीजिए, गलत होगा तो सही सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लर्निंग स्टेज में हम गलतियां हमें और पर्पसली करनी ही चाहिए, और हिट करती हैं चीजें, ज्यादा क्लियर होती हैं चीजें गलती करने के बाद। तो सरफेस टेंशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है और जवाब नहीं मिल रहा, तो मैं कहता हूँ रिस्क लीजिए। गलत होगा 1 बार 2 बार 3 बार, तो उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है कहाँ नहीं करना है, ज्यादातर करना पड़ता है। तो जो हमने वर्क किया वो S इंटू 2dl है और वो F इंटू डी भी है। अब हम ये आपसे बात कर सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख रहा हूं, या आप क्वेश्चन लिख दीजिए, राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन।
Write an expression of force of surface tension in terms of S discussed above. Write an expression of force of surface tension in terms of S. S जो surface energy per unit area था ना, discussed above. तो ऊपर हमारे वर्क डन का एक फॉर्मूला था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला था F into D एंड एडिशनल सरफेस एनर्जी क्रिएटेड जो कि इसी फोर्स के कारण हुई है इज S into 2dl. इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, वर्क एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी चेंज इन सरफेस एनर्जी. जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है वही तो जो एडिशनल एनर्जी फॉर्म हो रही है उसकी एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा सरफेस फॉर्म हो रही है उसकी एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रही है. तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो F into D है और वो S into 2 into D into L भी है. एक D और D ये कैंसिल हो गया तो F का फॉर्मूला है S into 2L. Here 2L is the effective length of contact. Contact किसका? यहां मैं सिंप्लिसिटी के लिए कह सकता हूं सॉलिड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स. ये 2L वो लेंथ है. 2L is the effective length over which the force of surface tension acts. इस तरह से भी बोल सकते हैं. फोर्स का फॉर्मूला है S into 2L. S है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया. 2L is the effective length of contact. is the effective length over which the force of surface tension acts. सॉलिड का नाम यूज करने से कई बार थोड़ा आसान हो जाता है इसलिए मैंने कर लिया. बाकी तो अगर ये वो बार है ना जो स्लाइड कर रहा है तो लिक्विड के ऊपर के मॉलिक्यूल्स यहाँ को इधर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और नीचे के मॉलिक्यूल्स फोर्स यहाँ लगा रहे हैं. इसकी लेंथ L पे भी सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है और इसकी लेंथ L पे भी सरफेस टेंशन का फोर्स नीचे भी लग रहा है. तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है ना वो 2L हो जाता है. एक्चुअली तो ये फॉर्मूला F का फॉर्मूला है S into L effective force of surface tension. आपको डिसाइड करना है कि इस केस में इफेक्टिव लेंथ L है कि 2L. ये अगर वायर है और इस पे फिल्म बनी हुई है तो फिल्म के जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसको यहाँ पुल कर रहे हैं और नीचे के मॉलिक्यूल भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पुल कर रहे हैं. सब इसको अंदर खींच रहे हैं जो सरफेस बना रहा है. केवल उन्हीं मॉलिक्यूलों में फोर्स है. तो यहाँ मॉलिक्यूल अलग है और यहाँ मॉलिक्यूल अलग है तो इफेक्टिव लेंथ इसकी 2L हो गई. एक्चुअली फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ कांटेक्ट ओवर व्हिच द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट्स. आपको केवल इस पे 5 स्टार दे दीजिए. फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है S into L effective. और L effective के लिए मैं समय पे पढ़ाऊंगा, अभी तो फिलहाल मैं इतना ही कह रहा हूं. फॉर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ थिन वायर्स L effective is equal to 2 into L given. जो भी वो लेंथ देते हैं आपको, जो भी लेंथ देते हैं उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे. एरिया में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और लेंथ में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. इस चैप्टर में बस यही एक प्रॉब्लम है. कहीं बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ज्यादातर करते हैं. बस देखिए, ठीक है. द क्वांटिटी S इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन. अच्छा, तो ये तो था देखो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन.
अब आप हेडिंग दे दीजिए, खाली हेडिंग दे दीजिए सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। सर हाँ सर एस वही होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। हाँ, एस को तो क्लियर उन्होंने बोले ही, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, उसी को मैं सरफेस टेंशन भी बोल रहा हूँ। सरफेस टेंशन को आप अपन ने हेडिंग सरफेस टेंशन तो पहले भी दी थी, अब हम उसकी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन। जो मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन है ना, जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, सरफेस टेंशन को लिखने का और कोई सिंबल नहीं है मेरे पास। मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन है एक्चुअली वो एस ही है। इट इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। और इसी का फॉर्मूला, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला F इंटू 2dl का फॉर्मूला आया था, S इंटू 2dl का फॉर्मूला आया था F इंटू D। तो S निकालना चाहता हूं मैं, अगर S निकालना चाहता हूं, S निकालना चाहता हूं तो आ रहा है F बाय 2L, तो वो F बाय L इफेक्टिव। हाँ, सरफेस टेंशन के दो फॉर्मूले हैं, या तो बोल दीजिए सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, और उसी को आप यहां से देखिए, आप F बाय 2L लिख रहे हैं ना, S को आप लिख रहे हैं F बाय 2L, S का फॉर्मूला है F बाय 2L, 2L को आप इफेक्टिव लेंथ कहिए। तो सरफेस टेंशन के ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये भी आपके लिए काम के हैं। सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, और ज्यादा बड़ा काम का फॉर्मूला है जो ज्यादा यूज होता है, मोर ऑफन यूज होता है सरफेस टेंशन के लिए। सरफेस टेंशन को अगर मैं चलो SP से लिख दूं, तो इट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन L इफेक्टिव। अपन तो बेसिकली T को F बाय L ही बोलते हैं पहले तो, ये बस ये मोर सबसे इजी फॉर्म में आपको ध्यान रखना है। T का फॉर्मूला, T मतलब सरफेस टेंशन, और T का फॉर्मूला है F बाय L, इसलिए F का फॉर्मूला है T इंटू L। आपको सवालों, अभी हमने 3 टर्म पढ़े हैं, हमने बेसिकली 3 टर्म पढ़े हैं, और ये थोड़े कंफ्यूजिंग तो हैं इनिशियली, जब तक सेटल नहीं हो जाते ये थोड़े कंफ्यूजिंग तो हैं। आपने बेसिकली 3 चीजें पढ़ी हैं। एक चीज आपने पढ़ी है, एक है पहला टर्म हमने पढ़ा है इस चैप्टर में सरफेस टेंशन, दूसरा पढ़ा है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, और तीसरी चीज पढ़ी सरफेस एनर्जी। ये 3 चीजों में आप क्लियरली डिस्क्रिमिनेट करते रहें कि हमसे किसकी बात की जा रही है। एक है सरफेस टेंशन, एक है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, और एक है सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन को मैं T से अगर डिनोट करूं, तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है T इंटू L। L का ऑफ कोर्स मतलब है इफेक्टिव लेंथ, और सरफेस एनर्जी का मतलब है, सरफेस एनर्जी का मतलब है ये F हो गया ना। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन का फोर्स तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इनटू एरिया, टेंशन इनटू एरिया। बस अब ये 3 बढ़िया हो गए आपके पास फॉर्मूले। सरफेस टेंशन को अगर मैं T से डिनोट करूं, तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है T इंटू L, और सरफेस एनर्जी है T इंटू एरिया। अगर न्यूमेरिकल कहता है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन निकालो, तो आपको T को किसी न किसी L से मल्टीप्लाई करना है, और अगर न्यूमेरिकल कहता है सरफेस एनर्जी निकालो, तो आपको T से को किसी न किसी एरिया से मल्टीप्लाई करना है। बस इनको आप ध्यान दें जरा। हाँ ऑफ कोर्स ये L भी L इफेक्टिव है जो कभी कभी 2L होगा, और ये एरिया भी कभी कभी इफेक्टिव एरिया है जो कभी 2A होगा। अगर न्यूमेरिकल में A दिया गया है तो ये 2A होगा। बस इतना ही आप ध्यान रखें, इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं इसे एक बार फिर रिपीट कर दूं, आज हमने बेसिकली यही पढ़ा है एक प्रकार से। सरफेस टेंशन अगर T है तो फोर्स है T इंटू L, और सरफेस एनर्जी है T इंटू A। T है सरफेस टेंशन, और बाकी न्यूमेरिकल पेपर में ज्यादा जो न्यूमेरिकल आते हैं उस टाइप के आते हैं कि इसकी फिल्म को अगर मैंने D से बढ़ाया, तो मैंने जो वर्क किया वो है F इंटू DL ऊपर एरिया और DL नीचे एरिया, और ये टोटल सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है। ये टोटल सरफेस एनर्जी है, ये टोटल सरफेस एनर्जी है।
तो कहता है मतलब सरफेस एनर्जी तो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा हमने कितना वर्क करना पड़ा, हमें कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी टी है। जो एक्सटर्नल वर्क डन है ना, जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो है फोर्स। अगर फोर्स आपको पता हो तो फोर्स इनटू डी है, पर फोर्स खुद ही टी इनटू एल है ना, ऐसा कुछ है। तो सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए मैं तो बोलता हूँ। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है टी इनटू डेल्टा ए। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है टी इनटू डेल्टा ए, वेयर डेल्टा ए इज अ टोटल एक्स्ट्रा एरिया क्रिएटेड, टोटल एडिशनल एरिया क्रिएटेड। बस इन्हीं बातों पर आप कॉन्सेंट्रेट करें, एग्जाम में यही काम आएंगी, एग्जाम में यही काम आएंगी। दैट इज ऑल इन माय ओपिनियन फॉर नाउ।